नमस्कार। हम सब कभी ना कभी किसी सरकारी दफ्तर गए हैं। वहाँ के वो लंबे चौड़े फॉर्म, नोटिस बोर्ड पर चिपकी सूचनाएं, अफसरों की भाषा, हाँ, ये सब हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं, है ना? बिल्कुल। आज हम उसी दुनिया की भाषा को समझने की एक गहरी कोशिश करने वाले हैं। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं, वे हिंदी के एक बहुत ही खास और अहम रूप पर केंद्रित है, कार्यालयी हिंदी। जी। ये वो हिंदी है जिसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज में होता है। और आज हम समझेंगे कि ये भाषा ऐसी क्यों है, कहाँ से आई और इसके पीछे का पूरा ताना बाना क्या है। ये एक बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि हम अक्सर हिंदी को बस एक ही भाषा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सही बात है। जैसे जैसे समाज बढ़ता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे भाषा भी नए रूप लेती है। हाँ, स्रोतों में तो कई तरह की हिंदी का जिक्र है। जी। एक है साहित्यिक हिंदी, जो हम कहानियों कविताओं में पढ़ते हैं। फिर कारोबारी दुनिया की व्यावसायिक हिंदी है, अदालतों की अपनी विधिपरक हिंदी है। मीडिया की भाषा अलग है, विज्ञान की अपनी अलग। लेकिन इन सब में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कार्यालय हिंदी का मिजाज सबसे अलग है। बिल्कुल। उसकी वजह है इसका मकसद। देखिए, कविता में एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं और यही उसकी खूबी है। हाँ। लेकिन सरकारी काम में एक शब्द का एक ही बिल्कुल साफ मतलब होना चाहिए। वहाँ रचनात्मकता की नहीं, स्पष्टता की जरूरत होती है। अच्छा। इसीलिए कार्यालय हिंदी के हाथ पैर नियमों और पारिभाषिक शब्दों से बंधे होते हैं। इसमें जरा भी मतलब घालमेल की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कार्यालय हिंदी, तो इसकी सीमा कहाँ तक है? क्या ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की भाषा है? यहाँ पर स्रोतों में दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक है डॉक्टर D.K. जैन। उनका मानना है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। उनके हिसाब से किसी भी दफ्तर, चाहे वो व्यापार का हो, प्रशासन का हो या अस्पताल का हो, वहाँ इस्तेमाल होने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी है। मतलब उनके हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी के HR डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाली हिंदी भी कार्यालयी हिंदी हुई। जी। लेकिन जो दूसरा नजरिया है डॉक्टर उषा तिवारी का, वो थोड़ा अलग और ज्यादा प्रचलित है। अच्छा। वो कहती हैं कि कार्यालय हिंदी का असली मतलब प्रशासनिक हिंदी से है, यानी वो भाषा जो खास तौर पर सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। और अगर हम आज की हकीकत देखें, तो जब भी कोई कार्यालय हिंदी कहता है, तो उसका इशारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके संस्थानों में इस्तेमाल होने वाली भाषा की तरफ ही होता है। अच्छा, तो ये कार्यालयी हिंदी और राजभाषा हिंदी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, और संवैधानिक तौर पर भारत की राजभाषा हिंदी है। सही। तो सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी यानी कार्यालयी हिंदी असल में इसी राजभाषा का व्यवहारिक रूप है। ये तो हुई आज की बात। लेकिन प्रशासन में हिंदी का इस्तेमाल कोई नई चीज तो है नहीं। स्रोतों में इसका इतिहास भी खंगाला गया है। हाँ, और वो काफी दिलचस्प है। जब अंग्रेज शुरू में भारत आए, तो उन्होंने भी यहाँ का राजकाज चलाने के लिए हिंदी और फारसी का ही सहारा लिया। अच्छा। क्योंकि सीधी सी बात है, जनता तो वही भाषा समझती थी। लेकिन फिर लॉर्ड मैकाले आए और 1835 में उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना दिया गया। जी। पर सवाल यह है कि मैकाले ने ऐसा क्यों किया? क्या स्रोत बताता है कि अंग्रेजी थोपने के पीछे उनकी सोच क्या थी? क्या वो सिर्फ प्रशासन को आसान बनाना चाहते थे, या इसके पीछे कोई गहरी मतलब सांस्कृतिक वजह भी थी? स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं था। मैकाले का मानना था कि भारतीय भाषाएं और यहाँ का जो ज्ञान है, वो अवैज्ञानिक और कमतर है। उनकी सोच एक ऐसा वर्ग तैयार करने की थी जो खून और रंग से तो भारतीय हो, पर सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हो। अच्छा। और इसका सबसे कारगर हथियार था शिक्षा और प्रशासन की भाषा को बदल देना। इसका असर इतना गहरा हुआ कि जब देश आजाद हुआ, तब तक हमारे अपने ही पढ़े लिखे तबके के लिए अंग्रेजी में काम करना ज्यादा आसान हो गया था। और इसी का असर हमें संविधान सभा की बहसों में भी देखने को मिला होगा। बिल्कुल। गांधी जी जैसे नेता तो खुलकर हिंदी की वकालत कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो अंग्रेजी को बनाए रखना चाहता था। बड़ा टकराव रहा होगा वहां। बहुत ज्यादा। महीनों तक बहस चली। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को एक बीच का रास्ता निकाला गया। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा तो मान लिया गया, लेकिन साथ में एक पेंच फंसा दिया गया। 15 साल वाला पेंच। जी। ये तय हुआ कि अगले 15 सालों तक, यानी 1965 तक,
अंग्रेजी भी सह राजभाषा के तौर पर चलती रहेगी। ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव और संशोधनों के चलते इस 15 साल की मियाद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और नतीजा आज हमारे सामने है। ये तो ही इतिहास की बात। लेकिन इस सोच को, इस बहस को आजादी के बाद कानूनी जामा कैसे पहनाया गया? हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक देखना होगा। अच्छा। ये वो 9 अनुच्छेद हैं जो राजभाषा की पूरी कहानी कहते हैं। चलिए इन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 343 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 343 पहली और सबसे बड़ी बात कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। अंकों के बारे में कहा गया कि वे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे। अच्छा, मतलब 1 2 3, ना कि देवनागरी वाले 1 2 3। जी बिल्कुल। और इसी अनुच्छेद में उस 15 साल तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 344, जिसमें एक राजभाषा आयोग और संसदीय समिति बनाने की बात है। तो क्या ये आयोग बना? क्या इसकी सिफारिशें मानी गई? हाँ, आयोग बना और उसने अपनी सिफारिशें भी दी। उसका काम था हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने और अंग्रेजी के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने के रास्ते सुझाना। लेकिन जैसा कि हमने देखा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण उन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। और फिर अनुच्छेद 345 से 47 हैं। हाँ, जो राज्यों के बारे में बात करते हैं। सही। ये अनुच्छेद राज्यों को ये आजादी देते हैं कि वे अपने कामकाज के लिए अपने राज्य की किसी एक या ज्यादा भाषाओं को या फिर हिंदी को चुन सकते हैं। ठीक है। 2 राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच चिट्ठी पत्री किस भाषा में होगी, ये नियम भी यहीं तय होते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 348 पर। स्रोत कहता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिंदु है, और ऐसा कहना गलत नहीं है। अनुच्छेद 348 साफ साफ कहता है कि जब तक संसद कोई और कानून ना बना दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। 1 मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, देश की सबसे बड़ी अदालतों में आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? जी नहीं होता। स्रोत इस पर क्या कहता है? इसका आम मुवक्किल पर क्या असर पड़ता है? स्रोत इस पर बहुत तीखी टिप्पणी करता है। जरा सोचिए, कोई किसान है बिहार के किसी गांव का, जिसका जमीन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। वकील अंग्रेजी में जोर शोर से बहस कर रहे हैं और वो बस चुपचाप खड़ा देख रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो जीत रहा है या हार रहा है। वो अपने ही मुकदमे में एक मूक दर्शक बनकर रह जाता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में न्याय की भाषा और जनता की भाषा के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लोकतंत्र जनता का, लेकिन न्याय की भाषा जनता की नहीं। सही कहा। और आखिरी अनुच्छेद है 351, जो हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। ये तो काफी आदर्शवादी लगता है। तो ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को जिम्मेदारी देता है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। क्या? ये कहता है कि हिंदी को भारत की समासिक संस्कृति यानी मिली-जुली गंगा जमुनी तहजीब की आवाज बनना चाहिए। तो मतलब संविधान हिंदी को कह रहा है कि अकड़ कर मत बैठो, अपने दरवाजे खुले रखो। हाँ। संस्कृत के साथ साथ देश की दूसरी भाषाओं जैसे तमिल, बांग्ला, मराठी, सबसे अच्छे और जरूरी शब्दों को अपनाओ और खुद को और अमीर बनाओ। बिल्कुल, यही इसका मकसद हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना था, न कि किसी पर थोपना। इन सभी नियमों को देखकर एक सवाल मन में आता है, हमारे संविधान निर्माताओं का असली मकसद क्या था? वो क्या हासिल करना चाहते थे? मकसद बहुत साफ था। पहला, शासन और जनता के बीच भाषा की दीवार को गिराना। दूसरा, ये पक्का करना कि सरकार जो भी फैसले ले रही है, जो भी योजनाएं बना रही है, वो आम आदमी तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे, ताकि वो उनका फायदा उठा सके। बिल्कुल। और तीसरा, दुनिया के दूसरे विकसित देशों की तरह अपनी भाषा में काम करके देश के आत्मसम्मान को बढ़ाना और विकास में हर नागरिक को भागीदार बनाना। लेकिन यहाँ उद्देश्य और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है।
संवैधानिक मजबूती के बावजूद जमीन पर अंग्रेजी का दबदबा बना रहा, खासकर ऊंचे पदों और न्यायपालिका में। स्रोत तो यहाँ तक इशारा करता है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अफसरों के एक गुट ने जानबूझकर भी हिंदी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। उन्हें शायद डर था कि अगर कामकाज हिंदी में होने लगा तो आम जनता से आने वाले लोगों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और उनका जो क्या कहते हैं वर्चस्व है वो कम हो जाएगा। मतलब व्यवस्था के भीतर से ही इसका पूरा समर्थन नहीं मिला और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो थी ही। बिल्कुल। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने और नियमों को जमीन पर उतारने के लिए बाद में एक और कानून बनाया गया। आप राजभाषा अधिनियम 1976 की बात कर रही हैं? जी, ये कानून नियमों को और ज्यादा साफ और व्यवहारिक बनाने के लिए था। इसकी सबसे खास बात थी पूरे देश के राज्यों को 3 हिस्सों में बांटना। अच्छा। ताकि केंद्र सरकार को पता हो कि किस राज्य से किस भाषा में बात करनी है। अच्छा, तो ये क ख ग का बंटवारा किस आधार पर किया गया? क्या ये सिर्फ इस बात पर था कि कहाँ कितनी हिंदी बोली जाती है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी थे? इसका आधार मुख्य रूप से हिंदी का प्रयोग और समझ ही था। एक तरह से ये ट्रैफिक लाइट जैसा सिस्टम था। पहली श्रेणी थी क श्रेणी, यानी ग्रीन लाइट। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्य थे। नियम था कि केंद्र इनसे सारा पत्राचार सिर्फ और सिर्फ हिंदी में करेगा। और दूसरी ख श्रेणी, येलो लाइट। हाँ, आप कह सकते हैं। ख श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जैसे राज्य थे, जहां हिंदी समझी तो जाती है पर वो मुख्य भाषा नहीं है। ठीक है। इनके साथ पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता था, पर हिंदी को प्राथमिकता देने की बात थी। और फिर ग श्रेणी यानी रेड लाइट कह सकते हैं। ग श्रेणी में दक्षिण भारत के राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के राज्य, यानी बाकी पूरा भारत आ गया। इनके साथ नियम ये बना कि पत्राचार अंग्रेजी में ही किया जाएगा जब तक कि वो खुद हिंदी में पत्राचार ना चाहें। अच्छा। इसके अलावा इस कानून में और भी नियम थे, जैसे हिंदी में आई चिट्ठी का जवाब हिंदी में ही देना होगा, या अगर किसी दफ्तर में 80% से ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं तो वहां फाइलों पर नोटिंग वगैरह हिंदी में करने को कहा जा सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाकर एक मजबूत नींव तो रखी, उस पर कानून और नियम भी बनाए गए जी। लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व और व्यवस्था की अपनी अंदरूनी खींचतान के कारण हिंदी आज भी जमीन पर वो जगह हासिल नहीं कर पाई है जिसकी उम्मीद की गई थी। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि समस्या सिर्फ नियमों के लागू होने की नहीं है, समस्या मानसिकता की भी है। जब तक हिंदी को सिर्फ एक अनुवाद की भाषा समझा जाएगा और अंग्रेजी को ज्ञान और तरक्की की भाषा मानने की मानसिकता बनी रहेगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सही बात है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक उदासीनता ने इस खाई को और चौड़ा ही किया है। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है और यहीं हम अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सोचने वाली बात है कि संविधान में इतनी स्पष्ट स्थिति और इतने सारे नियम कानून होने के बावजूद हिंदी को अपने ही देश में राजभाषा के रूप में पूरी तरह से स्थापित होने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये केवल नियमों के कार्यान्वयन की समस्या है, या इसके पीछे हमारी सामाजिक मानसिकता, औपनिवेशिक विरासत और व्यवस्था के गहरे कारण भी हैं?